हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना पे। पिछली क्लास में हम तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ा चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे चौथी, पाँचवीं और जो है सालिना अनवरत जो प्लान था उसके 3 और चौथी पंचवर्षीय बीच के जो समय था उसके लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस आपको मिलते रहें। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम 14 मई को है और उसको टारगेट करते हुए हम अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अपने दोस्तों को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उनके लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए व्यवस्था करें, अच्छा उनका सहयोग करें। योजना अवकाश। दोस्तों, योजना अवकाश का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई सालिना, दीर्घकालिक, अल्पकालिक जब योजनाएं बनाते हैं और उसमें विचलन हो जाता है, यानी उसमें कोई ऐसी दिक्कतें आ जाएं जिससे वो कंटिन्यू या अनवरत ना चल सके और उसे अगर कुछ समय के लिए रोका जाए तो उसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना चलाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत चाइना का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत में अकाल पड़ा और इसलिए तमाम समस्याओं को देख करके चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए रोक दिया गया और उसके लिए जो है 3 साल का अनवरत अवकाश के रूप में सालिना वार्षिक प्लान चलाया गया, जिसे वार्षिक प्लान के नाम से भी जाना जाता है। योजना अवकाश के अंतर्गत 1 अप्रैल 1966 से 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक यह प्लान चला। अब इसके अंतर्गत क्या क्या गया, कौन कौन से कार्य किए गए? 1969 में एक समिति है, नारीमन समिति, याद कर लीजिए। नारीमन समिति की सिफारिश पर नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना लाया गया, यानी लीड बैंक योजना शुरू किया गया। अब ये लीड बैंक योजना क्या है? नारीमन समिति के द्वारा लीड बैंक योजना का जो कार्य शुरू किया गया, इसमें क्या होता था कि होता क्या अभी भी होता है, जो जिला में सबसे ज़्यादा शाखाओं का या सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला जो बैंक होता है वो बैंक उस जिले का लीड बैंक होता है। यानी जिसकी ज़्यादा गतिविधियां होंगी, ज़्यादा चल रहा होगा, उसके लेन देन और सारे व्यवस्थित होंगे, वह बैंक उस जिले का लीड बैंक होगा। और काल मनी के रूप में, काल मनी का मतलब होता है कि 1 रात 2 रात के लिए पैसा मंगाना, लेन देन जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, पब्लिक डीलिंग करती हैं, वो बैंकें आरबीआई से जब ऋण लेती हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या अन्य बैंक एक दूसरे बैंक से भी ले सकती हैं, तो उसे काल मनी के रूप में जाना जाता है। उसमें लीड बैंक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लीड बैंक योजना नारीमन समिति के माध्यम से शुरू किया गया था। 1966-67 में 1966-67 में हरित क्रांति
शुरू हुआ। स्वामीनाथन और बोरलाग विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और स्वामीनाथन भारत के, ये भारत के और ये विश्व के माने जाते हैं। हरित क्रांति प्रारंभ किया गया, यानी जो योजना अवकाश का समय था, पंचवर्षीय योजना का अवकाश हुआ, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच का जो समय था उसमें जो कार्य किया गया, एक तो नारीवन समिति के माध्यम से लीड बैंक योजना लाया गया और दूसरा हरित क्रांति का प्रावधान किया गया। और एम.एस. स्वामीनाथन जो भारतीय कृषि क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक के रूप में पिता माने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। हरित क्रांति के बारे में आपको मैं एक जानकारी दे दूं। इस समय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ इंदिरा जी थी। अमेरिका से हमारे यहाँ खाने के लिए गेहूं आता था। अमेरिका इतना ज़्यादा बनिया देश है, कह सकते हैं। अच्छा, कोई भी देश होता है राष्ट्रीय हित साथ करके ही कार्य करता है। अमेरिका भी वही कर रहा था। वो जो गेहूं दे रहा था, इसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग तो अच्छे से जानते हैं, बाकी भारत के लगभग राज्यों के बारे में पता है कि उनको गेहूं के बारे में अच्छे से पता है। जो गेहूं जब थ्रेसर में काटा जाता है तो आगे जब गेहूं गिरता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे टुकड़े जो है अन्न, डंठल जिसे बोला जाता है, वो भी मिलते हैं। अमेरिका के द्वारा जब भेजा जाता था गेहूं, उसमें वो डंठल ज़्यादा मात्रा में होते थे। इंदिरा गांधी जी को इंतजार करवाया गया, गेहूं देने में आनाकानी की गई। तो इंदिरा एक सशक्त महिला थी और ऊपर से एम.एस. स्वामीनाथन का सहयोग भी प्राप्त था। तो हरित क्रांति के लिए इन्होंने अनुमति दे दिया। वैसे प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाए तो 1961 में हरित क्रांति की घोषणाएं और उसके बारे में ब्यौरा दे दिया गया था। 66-67 में उत्तर भारत में, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये हरित क्रांति के गढ़ माने गए। ऐसा हुआ क्यों था? आप किसी कृषि को वाणिज्यिक रूप में या कृषि को बहुत बड़े मात्रा में यदि आप कार्य करना चाहते हैं, भारी मशीनरी के द्वारा यदि कृषि करना चाहते हैं, तो उसके लिए भूमि का आकार बड़ा होना चाहिए, क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, जो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थित रूप से पाया जाता है। जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ, इधर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि भूमि का जो आकार है वो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको मिलेगा। बड़े बड़े फार्म नहीं किए जा सकते। तो इसलिए कृषि क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए जो स्थान चुना गया, वो चुना गया पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। तो प्रथम जो हरित क्रांति आया 66-67 में, वो आया योजना अवकाश के समय में, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच का जो समय था, उसमें ये दो कार्य प्रमुख रूप से किए गए। तो योजना अवकाश 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969 के मध्य में रहा। 1969 में नारीमन समिति, इस समिति का नाम एकदम रट डालिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में समितियां बहुत पूछी जाती हैं। नारीमन समिति के द्वारा लीड बैंक योजना शुरू किया गया था। 1966-67 में हरित क्रांति प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन हैं और भारत में उन्हें कृषि के पिता के रूप में जाना जाता है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना पे हम चर्चा कर चुके थे। हेरल्ड डोमर मॉडल था, ये महालोनोबिस मॉडल था और ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे था। तो 3 योजनाएं हो चुकी थीं। अब आज चर्चा करते हैं हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1969 से
1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चला। अब 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1969 तक चला। अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे, इन दोनों लोगों ने एक अपना सुझाव दिया था, एक मॉडल तैयार किया था। उसे कहा था ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल के अंतर्गत इन्होंने ये बताया था कि अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें कई मुद्दों पे कार्य करना होगा। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना पे केवल कृषि पर आधारित था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को सम्मिलित किया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आधार आत्मनिर्भरता को रखा गया। यदि व्यक्ति आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहता है तो वो कार्य करेगा, वो स्वयं के लिए विकास करने के लिए कोई स्टार्टअप लगाएगा, कोई नया उद्योग लगाएगा, और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तब उन्हें किसी अन्य प्रकार के लोगों को उसका सामना नहीं करना पड़ेगा जो कहीं प्राइवेट में जॉब करते हुए यदि निकाल दिया जाए तो सामना समस्याओं का करना पड़ेगा, बच जाएंगे। इन्होंने कहा कि स्थिरता के साथ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक था। अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है। यहाँ पे जो विकल्प रखा गया था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ध्यान रहे, थीम जान लीजिए क्या था। स्थिरता के साथ, पहली पॉइंट स्थिरता के साथ कहाँ बताया जा रहा है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आर्थिक विकास, स्थिरता मिलना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आधार दिया गया। अब यदि आपका ढांचा विधिवत नहीं है, यदि आपने अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए केवल मुंह से बोल देना कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, लेकिन उसके लिए कार्य ना करना, मुझे लाठी चलानी है उसके लिए लाठी होनी भी चाहिए, मुझे कार चलानी है उसके लिए कार होना चाहिए। मान लीजिए 4 आदमी साथ में बैठे हैं और आपको बोलना क्या, बोल दीजिए भाई मेरी तो कार कहीं पंचर ही नहीं होती। अब 3 के पास कार है, वो सोचेंगे यार मेरी तो पंचर होती है, भाई तुम कौन सा टायर यूज करते हो, तो हमारे पास कार ही नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई? ये अगर आपके पास साध्य नहीं है, साधन नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इन्होंने एक साथ बातें की, स्थिरता भी होनी चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, आत्मनिर्भरता के साथ। स्थिरता कैसे आएगी? जब तक कच्चा माल आपके पास नहीं होगा, आपके पास बेसिक जरूरतें नहीं पूरी होंगी, तो स्थिरता आ ही नहीं सकती। इसीलिए ये योजना असफल हो गई। योजना का प्रारूप तैयार किए थे D.R. गाडगिल महोदय। D.R. गाडगिल महोदय योजना का प्रारूप तैयार किए थे
और विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.7% और प्राप्त किए थे 2.1%। मतलब तीसरे पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा ये असफल रही। आप हवाबाजी नहीं कर सकते। हवाबाजी आप कल्पना में कर सकते हैं, ठीक है, यथार्थ में हवाबाजी नहीं होता है। आप अपने यथार्थ को नहीं समझ पाए थे। अभी आप कुछ बेसिक ज़रूरतों से गुजर रहे थे कि आपको 2-3 युद्धों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में आपने देखा कि हमें कई अकालों का सामना करना पड़ा और अचानक से हम आत्मनिर्भरता के साथ विकास की बात करें, अच्छा बात है, कोई लक्ष्य रखना गलत नहीं है, उसके साथ कार्य भी किया जाता है। 5.7 रख दिया गया और प्राप्त के 2.1, ये कौन सी तुम्हारी अनुमान है? लेकिन फिर भी अब वहाँ पे तीसरे में तो बता दिया गया भैया कि तीसरा का असफल होने का कारण फलाना था, 1962, 1965 युद्ध, 1965 अकाल। चौथे में कौन सा बता दोगे भाई? किससे लड़ लिए तुम? चौथे में तुम्हारी सोच के साथ में कार्य करने की इच्छा शक्ति में कहीं दिक्कतें थीं जो कि प्राप्त नहीं हो सका। इसमें योजनाएं चलाई गई। अब देखो क्या कर रहे हैं ये। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब राष्ट्रीयकरण के रूप में यहाँ पे यही विचार करने की ज़रूरत है। आपको यदि विकास करने का आधार है तो आप अचानक से सरकार के पास कितना पैसा हो जाएगा? आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो, कौन आत्मनिर्भर बनेगा? किसकी बात कर रहे हो आत्मनिर्भरता की? लाइसेंसिंग की नीति इतनी कठिन है, उद्योग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था जो कि आप दे नहीं रहे थे। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकार हावी था। तो भाई जब तक खुला छूट नहीं मिलेगा, अगर मुझे पता हो कि मैं जो कार्य करूँगा, मैं पढ़ाता हूँ, जो कमाता हूँ मेरा है, चैनल के मालिक जो पैसा देंगे हमारे पढ़ाई का वो मेरा होगा, तो हम खूब मेहनत से पढ़ाएंगे और पता लगे हम पढ़ाएंगे और कोई पढ़ाएगा, जो नहीं भी पढ़ाएगा वो सबको खाने को मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो सबके साथ हम भी नहीं पढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य है साझा में कार्य नहीं होता। आत्मनिर्भरता देना चाहते हो तो पीपी मॉडल जो 1991 में लाया गया वो पहले लाना चाहिए था। और इसीलिए राजकुमार कृष्ण थे, जिसे राजकृष्ण के नाम से जाना जाता है, 1980 में जब वो अमेरिका में एक वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने भारत की स्थिति पर भारत में हिंदू वृद्धि दर कहा था कि वहाँ के लोग बाहर नहीं जाते, हिंदू मानसिकता से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए वहाँ का विकास दर 3.5 दर से चल रहा है, यानी बहुत कम चल रहा है। तब 1991 में जब बदला गया, वो मैं बताऊंगा आने वाले समय में, सारी व्यवस्था में बताऊंगा। तो यहाँ पे योजनाएं चलाई गई कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, मई 1974 में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान ने परमाणु बम बना रखा था, चाइना ने परमाणु बम बना रखा था और अमेरिका हम पे दबाव दे रहा था, तुम नहीं बनाओगे। पाकिस्तान पे अमेरिका ने अपना साथ दे रखा था, पाकिस्तान बना लिया और कुछ नहीं बोला। चाइना ने बना लिया, कुछ नहीं बोला। भारत ईमानदार था, पूरे वैश्विक समुदाय के साथ चलने वाला देश है, तो इनके ऊपर उंगली लगा दिए। इंदिरा गांधी ने कहा बात तो सब ठीक है भाई, लेकिन राष्ट्र की जब सुरक्षा की बात आएगी तो हम इतने आसानी से नहीं मानने वाले। इंदिरा गांधी ने नाभिकीय परीक्षण कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया, और अमेरिका ने जब बैन लगाया तब अपोजिशन में थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी इसीलिए बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हैं। आज की राजनीति में तो देखिए, अभी मैं क्या कहूँ, आप देश के अंदर राजनीति कीजिए चलेगा, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालिए चलेगा, एक दूसरे के विचारधारा के साथ लड़िए चलेगा,
लेकिन जब बात वैश्विक समुदाय की आए, वैश्विक मंच की आए, तो सारे देश के नेताओं को एक स्वर में भारत का साथ देना चाहिए। यहाँ व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और यदि आप एक बड़े राजनीतिक दल का होने के बावजूद और बड़े ताकतवर जो है पद पे होने के बावजूद यदि आप देश का प्रतिनिधित्व करते हो और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो वो अक्षम्य होगा, क्षमा नहीं करेगा हिंदुस्तान की जनता। नाम तो मैं नहीं लूँगा। अभी मैं कल की न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक व्यक्ति पूरा एकदम छवि लगा रखा है और विदेश में जा कर के एक ऐसे जो है सम्मानित यूनिवर्सिटी में भारत की छवि में कह रहा है कि वहाँ पे अराजकता आ गई है। क्वाड की अभी सम्मेलन हुआ है, बैठक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कह रही हैं कि भारत के बगैर इंडो पैसिफिक रीजन में विकास संभव नहीं। और दूसरी बात, भारत की सभ्यता शांतिपूर्वक सभ्यता है और भारत एक महान देश है, उसको साथ लेकर के चलने वर्तमान में ताकतवर नेतृत्व प्राप्त है। और तुम हो कि विदेश में जाते हो और ऐसी बातें करते हो। इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन में थे। जब बात आई एकता की कि अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी से कहा चिंता की कोई बात नहीं है, पूरा भारत तुम्हारे साथ है। और वो जब मीडिया में पहले वक्तव्य इंदिरा गांधी ने नहीं दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि बात जब देश की होगी और देश के सुरक्षा की होगी तो हम अपनी संप्रभुता के रूप में अपने देश को चलाना जानते हैं। हम आपस में लड़ लेंगे चलेगा, लेकिन जब विश्व का कोई समुदाय हमारे देश की तरफ देखेगा तो हम सब एक होकर के खड़े हो जाएंगे। वही अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था पार्टियां आएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, सत्ता आएगी, जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश स्थिर रहना चाहिए, देश रहेगा। तो व्यक्तित्व बड़ा कीजिए। इंदिरा जी ने वो व्यक्तित्व दिखाया था और प्रथम नाभ के परीक्षण मई 1974 में किया था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और सूखा प्रवण कार्यक्रम भी बनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवण कार्यक्रम भी बनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना तो बुरी तरह से फ्लॉप रही, असफल रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक रही, परंतु एक वर्ष पहले 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय से एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो छठी मत लगाइएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना है। जब मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा छठी पंचवर्षीय के बारे में, तब मैं बताऊंगा कि उसकी क्या विशेषता है। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, परंतु यह 1978 में समाप्त कर दिया गया था। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर आधारित था और इसी में पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंदिरा गांधी के जो सुपुत्र थे संजय गांधी जी, जब इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तब उन्होंने कहा, संजय गांधी जी ने, कि जितनी झोपड़ियाँ झुग्गी दिख रही हैं इन सबको हटा दो। और कहा जाता है कि उनके में व्यंग्य कसा गया था कि गरीबी क्या, गरीबों को ही हटा दो, गरीब दिखना ही नहीं चाहिए। संजय गांधी जी का एक अलग ही रोल था, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात थी और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। डीपी धर मॉडल पर यह आधारित था और जो लक्ष्य रखा गया था, विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य 4.4% रखा गया था। लक्षित किया गया था 4.4% और प्राप्त किया गया था 4.8%। मतलब ये सफल रही अपने अनुमानों के आधार पे, अपने अनुमानों के आधार पर ये सफल रही। लक्ष्य रखा गया था 4.4, प्राप्त किया गया था 4.8। अब इस योजना के तहत कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गईं? 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया। स्थापना किया गया मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। मतलब ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया। 77-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 2 अक्टूबर 75 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 77-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम और 1978 में राजस्थान में एक कार्यक्रम चलाया गया, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना ये भी 1978 में चलाया गया और 1971 में ही इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में ही इंदिरा जी ने दिया था। रोलिंग प्लान यानी अनवरत प्लान, 1, 2, 3 पंचवर्षीय योजना जो है क्रमशः चला। उसके बाद में गैप आया, इसे कहा गया योजना अवकाश, योजना अवकाश। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना चला और फिर 5वीं चला। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। 31 मार्च 1979 में समाप्त होना था
और 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। अब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया जाता उसके पहले एक बीच में लाया गया रोलिंग प्लान, यानी इसे कहा गया अनवरत योजना। एक व्यक्ति हैं गुरनार मिर्डल। गुरनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक लिखा था एक एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा वो आर्थिक विकास को ध्यान में रख करके लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लेकिन जो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे DT लकड़वाला प्रोफेसर थे, उन्होंने इस अनवरत योजना को जो प्रत्येक वर्ष अलग अलग नियम बना करके अलग अलग टारगेट रख करके कार्य करने की जो बात थी वो लागू कर दिए। उन्हें लगा कि हम हर साल का नियम बनाएंगे और अचीव कर लेंगे। देश के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दीर्घकालिक होती हैं, कुछ तत्कालिक होती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं कि आप दीर्घकालिक में ही डाल सकते हो, उसके लिए आपका अनवरत योजना सही नहीं होगा। पंचवर्षीय योजनाएं इसलिए सही हैं या 7 वर्षीय 10 वर्षीय कि आप अगर कोई भारी उद्योग लगाना चाहते हो तो उसके डेवलपमेंट में 2 साल लग जाता है, तो उसका आउटपुट तत्काल नहीं आता है। तो इसलिए गुरनार मिर्डल द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था एशियन ड्रामा में इसका प्रतिपादन किया गया था और भारत में इसको यानी इस योजना को योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे प्रोफेसर DT लकड़वाला, इन्होंने लागू किया था। यानी प्रश्न जब यहाँ पे आए कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को किसने लागू किया था, तो प्रोफेसर DT लकड़वाला ने लागू किया था। और ये इसका प्रतिपादन कहाँ पे किया गया था, तो इसका प्रतिपादन किया गया था गुरनार मिर्डल के पुस्तक एशियन ड्रामा में। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई थी? अनवरत योजना में 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम का प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम को प्रारंभ किया गया था 1979 में, जिसे बाद में 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया गया था। उसमें इस ट्राइसेम को शामिल कर दिया गया था। ट्राइसेम की स्थापना देखिए, जब पूछा जाएगा ट्राइसेम की स्थापना तो ये किया गया था 1979 में, लेकिन 1999 में बनाया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इसी में इसको भी शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।